इस तमाम जायदाद की मालियत क्या है? मैंने ठाकुर से पूछा। ठाकुर ने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हें नहीं मालूम? जमीन, कोठी, बंगले, फैक्ट्रियां और बैंक बैलेंस और दूसरे एसेट्स मिलाकर तकरीबन 1.5 अरब रुपए की मालियत है इस जायदाद की। मैंने कहा, ये फैक्ट्रियां और दूसरा बिजनेस किसने शुरू किया था? क्योंकि ठाकुर साहब के पास तो सिर्फ जमीन थी। वो बोला, इंडस्ट्री का आइडिया चाचा जी यानी कांता के वालिद का था। फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बनाई, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री लगाई, मुल्क की चीजें एक्सपोर्ट करने का काम किया और आखिर में कारें बनाने की इंडस्ट्री लगाई। अगर वो मजीद कुछ बरस रह जाते तो उनका नाम टाटा और बिरला के साथ लिया जाता। मैंने कहा, और ये सब उन्होंने अपनी मेहनत से किया था। ठाकुर जल्दी से बोला, मगर वो आमदनी तो जमीन की ही थी ना। फिर उन्होंने अपने हिस्से की जमीन भी मॉडर्न तरीके से आबाद की और यूं उनकी फसल भी हमसे दुगनी हो गई। मैंने कहा, ये सारे पॉइंट्स तो कांता के हक में जाते हैं। इसमें इसका क्या कसूर है जो तुम अब भी झूठ बोल रहे हो? कांता के असासे 1.5 अरब के नहीं बल्कि कम से कम 2 अरब US डॉलर्स के हैं। ठाकुर जल्दी से बोला, शायद मैंने गलती से डॉलर्स को रुपए कर दिया हो। मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा, इसका एक हल है मेरे पास। ठाकुर बेताबी से बोला, वो क्या? मैंने कहा, जाती तौर पर तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम दोनों बाप बेटे अपनी जमीन बेचकर बरसों पहले खा चुके हो और ये सब ठाट बाट, ये सब मुलाजिम कांता के हैं। इसी के पैसे पर ऐश कर रहे हो तुम लोग। मैं नहीं चाहता कि तुम बिल्कुल ही कंगाल होकर फुटपाथ पर आ जाओ, इसलिए कांता की तरफ से 1 करोड़ रुपया तुम्हें दिलवा दूंगा और जो बंगला चाहो पसंद कर लो। मैं कांता से वो भी तुम्हें दिलवा दूंगा। ठाकुर बोला, तुम होते कौन हो ये फैसले करने वाले? उसका लहजा खोखला और एतमाद से आरी था। मैंने हंसकर कहा, मैं कांता का सरपरस्त हूँ और अगर कांता को कोई गजंद पहुंची तो इस जायदाद में से तुम्हें 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। सब ट्रस्ट को चला जाएगा। फिलहाल इसी पर सब्र करो। बाद में हो सकता है कांता के ख्यालात बदल जाएं और वो तुमसे शादी करने पर भी आमादा हो जाए। मैंने उसे लालच दिया। वो बोला, इस बात की क्या गारंटी है कि कांता वो रुपया और बंगला मेरे हवाले कर ही देगी? वो गोया रुपये और बंगले पर ही कनात करने को तैयार था कि फिलहाल भागते चोर को लंगोटी ही भली। बाद में कांता को शीशे में उतार कर उससे शादी भी की जा सकती है। मैंने कहा, इसके लिए तुम्हें मेरी जबान पर ही एतबार करना होगा। परसों तक रकम और बंगले की रजिस्ट्री के कागजात तुम्हें मिल जाएंगे। वो चंद लम्हे गुम रहकर सोचता रहा, फिर शिकस्त खुर्दा लहजे में बोला, चलो ये भी मंजूर है। मैंने कहा, मुझे हैरत इस बात पर है कि इस दौरान में तुमने एक दफा भी अपने बाप के बारे में नहीं पूछा। वो बोला, मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी अय्याशियों ने ही तो मुझे आज ये दिन दिखाया है। मुझे तो उसने पढ़ने के लिए कैलिफोर्निया भेज दिया था। मैं 18-20 बरस के बाद वतन लौटा तो यहाँ सब कुछ बदल गया था। मेरे बाप रिवायती किस्म का जालिम और जाबिर जमींदार हैं, मगर मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। स्टैंड लेने के लिए वो 1 करोड़ रुपया भी काफी होगा। मैं अपने बाप को दिखाना चाहता हूँ कि बिजनेस कैसे किया जाता है। ठाकुर एक नए रूप में सामने आया, मगर मैं उसके किसी रूप से मुतासिर होने वाला नहीं था। मैं रिस्ट वॉच देखता हुआ खड़ा हो गया। मैंने कहा, बहुत देर हो गई है, मेरा ख्याल है कि अब मुझे चलना चाहिए। ठाकुर ने कहा, ओके मिस्टर कामरान, जब तक ये डील नहीं हो जाती कांता यहीं रहेगी। मैंने जवाब दिया, मैंने कहा था कि तुम्हें मेरी जबान पर एतबार करना होगा, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बस अब हमें रोकने की कोशिश मत करो। मैं जो बात एक दफा कह दूं उस पर अमल भी करता हूँ। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते होगे। ये कहकर मैंने कांता का हाथ पकड़ा और बोला, चलो कांता। फिर ठाकुर से कहा, रकम और बंगले की रजिस्ट्री तुम्हें परसों तक मिल जाएगी। फिर मैंने कलाई पर बंधी हुई घड़ी की चाबी बाहर खींची और ठाकुर को ब्लफ करने के लिए कहा, हेलो तैमूर, इट इज के कॉलिंग। अपने आदमियों को लेकर निकल जाओ, मैं भी निकल रहा हूँ। ठाकुर हैरत और बेचैनी से मुझे देख रहा था। मैं कांता को लेकर बाहर निकला तो मूंछों वाले ने भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश न की। अलबत्ता उसके साथ जो अहमक और गंजा खड़ा था वो आगे बढ़कर बोला, ए मिस्टर, तुम ठाकुर साहब की इजाजत के बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। मैं शुरू से ही उस पर ताव खा रहा था। मैंने उसकी गंजी खोपड़ी पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसकी आवाज कोठी के गेट तक गई। गंजा लड़खड़ाया और ढेर हो गया। मैंने लात मारकर उसे रास्ते से हटाया और मूंछों वाले से कहा, मेरा रिवॉल्वर वापस कर दो। उसने सवालिया नजरों से ठाकुर की तरफ देखा, फिर जेब में हाथ डालकर मेरा रिवॉल्वर निकाला और मेरे हवाले कर दिया। मैं इत्मीनान से गाड़ी तक पहुंचा और कांता को बिठाने के बाद खुद भी घूमकर स्टीयरिंग सीट पर जा बैठा। गाड़ी के इग्निशन में चाबी मौजूद नहीं थी। मैंने देखा मूंछों वाला तेजी से दौड़ता हुआ गाड़ी की तरफ आ रहा है। मैंने गैर महसूस अंदाज में रिवॉल्वर निकाल कर सीट पर रख लिया। उसके हाथ में गाड़ी की चाबी थी। हम उस मनहूस कोठी से निकलकर मेन रोड पर आए तो कांता ने कहा, कामरान तुम। मैंने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। फिर मैंने अच्छी तरह उसका जायजा लिया कि ठाकुर ने कहीं इसमें कोई ऐसी डिवाइस तो फिट नहीं कर दी जिससे वो हमारी गुफ्तगू सुन सके, या डिक्की में उसने अपना कोई आदमी छुपा दिया हो कि अगर हम ठिकाना तब्दील करें तो वो मालूम कर सके।
मगर ऐसी कोई बात नहीं थी। न गाड़ी में कोई डिवाइस, लोकेशन फाइंडर या टाइम बम था, न ठाकुर का कोई आदमी डिक्की या पिछले हिस्से में मौजूद था। मैंने रिस्ट वॉच पर नजर डाली। रात के 2:30 बजे थे। ग्लोरिया और तैमूर की परेशानी का मुझे अंदाजा था। मुमकिन है वो लोग अब तक मेरी तलाश में निकल चुके हों। मुझे वहां के रास्तों का अंदाजा भी नहीं था, मगर ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं था। मैं होटल तो बहरहाल पहुंच ही सकता था। अच्छी तरह गाड़ी का जायजा लेने के बाद मैं स्टीयरिंग पर बैठ गया। मैंने जो ही दरवाजा बंद किया, कांता मेरी गर्दन में झूल गई। मैंने घबरा कर कहा, अरे अरे, क्या गाड़ी में कोई चूहा देख लिया तुमने? अगर पुलिस की किसी मोबाइल पार्टी ने देख लिया तो पूरी रात थाने में गुजरेगी। बाकी बातें होटल में चलकर भी हो सकती हैं। कांता मुंह फुलाकर बोली, वहां तो वो चुड़ैल ग्लोरिया मौजूद है, वो तुम्हारी जान कब छोड़ेगी? मैंने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कांता। ग्लोरिया तो तुम्हारे साथ इतनी हमदर्दी करती है और तुम उसके लिए ऐसे ख्यालात रखती हो। वो सिर्फ मेरी दोस्त है और बस। वो बोली, वो अमेरिकन है और मैं जानती हूँ कि अमेरिकन दोस्त कैसी होती है। मैंने कहा, वो तुम्हारे मुतल्लिक भी बहुत कुछ जानती है और जान गई है, मगर उसने तो कोई शिकायत नहीं की, पहले की तरह नॉर्मल है। कांता ने जहरीले लहजे में कहा, अमेरिकन लड़कियां किसी एक मर्द पर कनात कब करती हैं? उनका अंदाज तो ये है कि तू न सही और नहीं तो और सही। मुझे उसका लहजा बहुत नागवार गुजरा। मैंने कहा, कांता, मेरी एक बात गौर से सुनो और अच्छी तरह जहन में बिठा लो। ग्लोरिया ने बेशुमार मर्तबा मेरे लिए जान खतरे में डाली है। वो और तैमूर यहाँ महज मेरी वजह से आए हैं। अगर ग्लोरिया ना होती तो शायद मैं आज जिंदा भी ना होता। कई दफा वो चट्टान बनकर मेरे सामने सीना सुपर हुई है। इसे तुम दोस्ती कहो या कुछ और, ग्लोरिया बहरहाल मेरी दोस्त है और जब तक हम दोनों में से कोई एक भी जिंदा है ये दोस्ती बरकरार रहेगी। अगर बर्दाश्त कर सकती हो तो करो, वरना मैं मजबूर नहीं करूंगा। कांता अचानक रोने लगी। फिर वो सिसकियों के दरमियान बोली, तुम अगर ग्लोरिया से शादी करना चाहते हो तो करो, मैं रास्ते में दीवार नहीं बनूंगी, मगर मुझे कमजरफी का ताना मत दो। मशरिक की औरत तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। मैंने सर पकड़ लिया, कहा, ओ माय गॉड, शादी? ग्लोरिया ने कब कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है? वो आजाद मनुष्य लड़की है, वो इन झमेलों में कब पड़ना चाहेगी? फिर मैंने हंसकर कहा, अच्छा छोड़ो इस मौजू को, रोना धोना बंद करो और होटल चलो। वो लोग अब तक हमारे इंतजार में न सिर्फ जाग रहे होंगे, बल्कि तैमूर और विजय तो मुमकिन है सड़कों की खाक छानते फिर रहे हों। हो सकता है ग्लोरिया भी उनके साथ हो। अगर तुम्हें यहाँ के रास्तों का पता है तो मुझे रास्ता बताओ। ये कहकर मैंने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। कांता दिल्ली में कुछ अरसा रह चुकी थी, इसलिए रास्तों से भी वाकिफ थी। हम 40 मिनट में होटल पहुंच गए। तैमूर नीचे लाउंज में बैठा दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। हमें देखकर वो तीर की तरह हमारी तरफ लपका और बोला, कहाँ रह गए थे तुम लोग? मैंने कहा, हम एक लंबे चक्कर में फंस गए थे, कमरे में चलो, तफसील से सब कुछ बताऊंगा। फिर मुझे ग्लोरिया और विजय का ख्याल आया। मैंने उससे उन दोनों के बारे में पूछा। तैमूर ने कहा, वो दोनों पिछले 1 घंटे से तुम्हारी तलाश में निकले हुए हैं। मैं भी अभी 5 मिनट पहले तुम्हें ढूंढने के बाद लौटा हूँ। हम लोग बातें करते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। हमारे कमरे 3rd फ्लोर पर थे। तैमूर और विजय एक ही कमरे में थे। उनका कमरा कॉरिडोर के बिल्कुल किनारे पर था। ग्लोरिया ने अपने लिए अलहदा कमरा बुक करवाया था। वो हमारे सामने वाले कमरे के बराबर में मुकीम थी। मैं और कांता पहले ही से एक कमरे में मुकीम थे। तैमूर हमारे साथ हमारे ही कमरे में आ गया। हम अभी आकर बैठे ही थे कि फोन की घंटी बज उठी। तैमूर फोन के नजदीक था। उसने बढ़कर रिसीवर उठा लिया। उसने माउथ पीस में कहा, हेलो, हाँ मैं यहाँ हूँ, ये दोनों आ गए हैं। फिर वो खामोशी से दूसरी तरफ की बातें सुनता रहा और चंद लम्हे के बाद बोला, नहीं अभी नहीं, अभी तो ये लोग पहुंचे हैं। मुझे तो सिर्फ इतना बताना है कि ये किसी लंबे चक्कर में फंस गए थे। ठीक है, ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। बोला, ग्लोरिया का फोन था, वो अभी 10 मिनट में पहुंच रही है। मैंने मौका गनीमत जाना और इस दौरान में रूम सर्विस को कॉफी के लिए कह दिया। बैरा कॉफी की ट्रे रख कर गया ही था कि धड़ से दरवाजा खुला और ग्लोरिया के पीछे पीछे विजय कमरे में दाखिल हुआ। ग्लोरिया स्किन टाइट जीन्स और ढीली ढाली शर्ट में मलबूस थी। उसने अपने खूबसूरत बाल पोनी की तरह बांध रखे थे और वो पहले से कहीं ज्यादा हसीन दिखाई दे रही थी। वो दोनों हाथ कमर पर रख कर खड़ी हो गई और तंजिया लहजे में बोली, तुम्हारी ये लॉन्ग ड्राइव कुछ ज्यादा ही लॉन्ग नहीं होगी? मैं तो समझी थी कि वर्ल्ड टूर पर निकल गए हो। अगर कहीं देर हो गई थी तो फोन तो कर सकते थे। मैंने कहा, मैं अगर फोन करने की पोजीशन में होता तो जरूर करता। मैं और कांता तो एक जगह बुरी तरह फंस गए थे। फिर मैंने शुरू से आखिर तक उसे तमाम तफसीलात सुना दी। ग्लोरिया मुस्कुराई, बोली, कभी कभी तुम अक्ल से बिल्कुल पैदल हो जाते हो। खामखा हीरो बनने की क्या जरूरत थी? ये तो वही बात हुई कि आ बैल मुझे मार। फिर वो हंस कर बोली, अगर वहां भी तुम जहानत से काम न लेते तो शायद ठाकुर अब तक तुम्हें मार भी चुका होता। मैंने कहा, मैं तो ये सोच कर गया था कि ठाकुर से उसके बाप के बारे में बार्गेनिंग करूंगा, मगर उसे तो बिल्कुल बाप की परवाह ही नहीं है। मैंने तो यही अंदाजा लगाया है कि वो चाहता है कि बड़ा ठाकुर हमारे हाथों मारा जाए या हमारी कैद में रहे। उसने एक मर्तबा भी बाप का तस्करा नहीं किया। ग्लोरिया बोली, मैं नहीं जानती थी कि कांता डॉलर्स में अरबपति है, इसलिए वो लोग इसकी जान के दुश्मन हो रहे हैं, वरना छोटी मोटी जायदाद के लिए कौन इतनी सरदर्दी मोल लेता है।
मुझे यकीन है कि ठाकुर ने कांता को अगवा करने के लिए पेशावर कातिलों की खिदमत हासिल की होंगी। रही उसकी मुहाफिजों की फौज, तो 100 रुपए देकर किसी के भी हाथ में गन पकड़ाकर तुम भी उन्हें हायर कर सकते हो। मैंने कहा अच्छा, तुम जरा कॉफी बनाओ, ठंडी हो जाएगी। कॉफी पीते हुए अचानक ग्लोरिया बोली, शाम से कई मरतबा किसी अब्दुर्रहमान का फोन आ चुका है तुम्हारे लिए। उन्होंने अपना नंबर भी लिखवाया था और ताकीद की थी कि तुम जिस वक्त भी वापस आओ उनसे कांटेक्ट कर लो। ग्लोरिया ने पैड पर लिखा हुआ नंबर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने अपने जहन पर बहुत जोर दिया, मगर मुझे याद नहीं आया कि अब्दुर्रहमान कौन है और मुझसे क्यों बात करना चाहता है। कॉफी खत्म करके मैंने ऑपरेटर से मतलूबा नंबर मिलाने को कहा। दूसरी ही बेल पर किसी ने फोन उठा लिया। मैंने कहा मैं अब्दुर्रहमान से बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज सुनाई दी। बोल रहा हूँ, क्या तुम कल सुबह 9 बजे वहां पहुंच सकते हो जहां आज गए थे? तुमसे इंतहाई जरूरी नौयत का काम है। मैंने सर्द लहजे में कहा, मैं आपको नहीं जानता और आप न जाने कहाँ की बात कर रहे हैं। बोलने वाले का लहजा सर्द था। बोला, तुम्हारी यादाश्त इतनी कमजोर कब से हो गई? सुबह तुमसे मुलाकात हुई और शाम तक सब भूल गए। मैंने कहा, मेरी यादाश्त अल्लाह के फजल से काबिल रश्क है। मुझे बरसों पुराने वाकयात भी पूरी जुज़ियात के साथ याद रहते हैं, मगर मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि महज एक फोन पर दौड़ा चला हूं। आपका नाम भी पहली दफा सुन रहा हूं, माइंड मत कीजिएगा, मगर आपको शायद मेरी पोजीशन का अंदाजा नहीं है। ये जहमत तो आप ही को करना पड़ेगी। वो बोला, तुम जरूरत से कुछ ज्यादा ही मोहतात हो। बहरहाल मैं सुबह अपना एक आदमी भेज दूंगा, वो तुम्हें तफसील से सब कुछ बता देगा। मैंने कहा ठीक है, फिर आप ऐसा ही कर लें। मैं आपके आदमी का सुबह 10 बजे इंतजार करूंगा। अगर वो उस वक्त तक न पहुंचा तो मुझसे मुलाकात नहीं हो सकेगी, क्योंकि मुझे और भी बहुत से काम निपटाने हैं। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। कमरे में मौजूद हर शख्स की नजरें मुझ पर लगी हुई थी। मैंने उन्हें ज्यादा सस्पेंस में रखना मुनासिब न समझा और मुख्तसरन अपनी और अब्दुर्रहमान की गुफ्तगू दोहरा दी। तैमूर ने कहा, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तानी सिफारत खाने का कोई अहलकार है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, वाकई? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? ग्लोरिया चिढ़कर बोली, ये भी भला कोई ऐसी ढकी छुपी बात है? बाज़ औक़ात तुम बहुत ज्यादा तकलीफ दे हो जाते हो। मैंने हंसकर कहा, यह तो खैर बिल्कुल सामने की बात है कि वो कोई सिफारत खाने का अहलकार ही हो सकता है, क्योंकि सुबह मैं वहीं तो गया था। मगर तुम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि ये हमारे खिलाफ कोई चाल भी हो सकती है? रॉ और मोसाद जैसी खौफनाक तंजीमें हमारे पीछे हैं, हमें तो हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। ग्लोरिया मुस्कुराई, बोली, इन एजेंसियों में तुमने अमेरिकन CIA और ISI का नाम नहीं लिया। मैंने कहा, आइंदा मैं एक लिस्ट बनाकर रखूंगा और जब भी किसी एजेंसी का तस्करा आया वो लिस्ट निकाल कर पढ़ दूंगा। फिर मैंने कुछ सोच कर कहा, KGB को क्यों भूल रही हो? तैमूर ने हंसकर कहा, वैसे ये तय है कि कामरान ऐसे मौकों पर बहुत हद तक सोचता है। वाकई ये दुश्मनों की कोई चाल भी हो सकती है। तैमूर और विजय अपने कमरे में चले गए। कांता लिबास तब्दील करने के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी तो ग्लोरिया मुझसे बोली, कामरान जरा मेरे कमरे में चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने देखा कि कांता के चेहरे पर नागवारी छा गई। उसकी परवाह किए बगैर मैं उठा और बोला, चलो मगर ज्यादा वक्त मत लगाना, मुझे कुछ देर आराम भी करना है। अपने कमरे में पहुंचकर ग्लोरिया ने मुझसे चंद मिनट इंतजार करने को कहा और खुद भी ड्रेसिंग रूम में घुस गई। फिर वो मुश्किल से 1 मिनट बाद नाइटी में बरामद हुई। नाइटी भी ऐसी थी कि उसका जिस्म छुपाने की बजाय मजीद नुमाया कर रही थी। मैं घबरा कर दूसरी तरफ देखने लगा। वो मेरे सामने बेड पर आ बैठी और संजीदगी से बोली, अब तुमने कांता के बारे में क्या सोचा है? अब तो उसका मसला भी हल हो गया। मैंने बात को हंसी में टालना चाहा। कहा, कांता खुद आकिल बालिग है, वो अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकती है। ग्लोरिया ने संजीदगी से कहा, बात को मजाक में मत टालो, हम 1-2 दिन में यहाँ से पाकिस्तान रवाना हो जाएंगे। मेरे ख्याल में विजय को उसके पास छोड़ दो। मैंने कहा, वो कभी यहाँ नहीं रहेगी, बल्कि हमारे साथ ही पाकिस्तान जाने की जिद करेगी। ग्लोरिया झुंझुला गई, बोली, तुम भी कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो? हम जिन हालात से गुजर रहे हैं कांता उन्हें अफोर्ड कर सकेगी। ग्लोरिया ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, वो खामखा हमारे लिए प्रॉब्लम ही बनेगी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ये कमजोरी यहीं रह जाए, वरना कोई भी बहुत आसानी से उसे अगवा कर लेगा और तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। मैंने ग्लोरिया की बातों पर गौर किया तो मुझे उनमें सदाकत नजर आई। कांता खालिस मशरकी लड़की थी, ऐसी लड़की जो चूहे को देखकर चीखे मारती हुई भागती है। वो हमारी इस हंगामाखेज जिंदगी में कहीं भी फिट नहीं हो रही थी। ग्लोरिया ने कहा, एक सूरत हो सकती है, कांता डॉलर्स में अरबपति है, उसकी दौलत हमारे काम आ सकती है। मैंने उसे बुरी तरह झिड़क दिया। कहा, ग्लोरिया मेरा नाम कामरान है और मैं खुद भी करोड़ों की जायदाद का वारिस हूँ। जब मैंने अपना हक वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं कांता को महज दौलत की वजह से क्यों धोखे में रखूं? और पैसे की हमारे पास कमी कब है? जब और जहां जरूरत हो पैसा हमें मिल जाएगा। ग्लोरिया शर्मिंदा होकर बोली, सॉरी कामरान, मैंने तो यूं ही एक बात कही थी। मैंने उठते हुए कहा, आइंदा यूं ही एक नहीं आधी बात भी मत कहना। इसका फैसला तो कांता खुद करेगी कि आइंदा उसे क्या करना है।
ग्लोरिया ने कमरे का दरवाजा लॉक किया और उसकी चाबी निकालकर कमरे के दूसरे कोने में उछाल दी। मैंने बौखलाकर कहा, अरे क्या कर रही हो, आज कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली है तुमने। मैं वापस अपने कमरे में पहुंचा तो मालूम हुआ कि ग्लोरिया ने मेरे पूरे 2 घंटे बर्बाद कर दिए। मैं सीधा बाथरूम में गया। बाहर निकलकर मैंने घड़ी देखी। अब भी मैं कम से कम 2.5 घंटे की नींद तो सो सकता था। कांता करवट बदले बेड के एक सिरे पर बेखबर सो रही थी। मैं नर्म बिस्तर पर लेटा तो ऐसा लगा जैसे बरसों के बाद लेटना नसीब हुआ हो। कांता अचानक तल्ख लहजे में बोली, हो गई तुम्हारी जरूरी बातें। गोया वो जाग रही थी और सिर्फ आंखें मूंदे लेटी हुई थी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। टेबल लैंप ऑफ करके आंखें मूंद ली। मुझे वाकई नींद आ रही थी। कांता करवट बदल कर बोली, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है या जवाब देना नहीं चाह रहे हो? मैंने बेजारी से कहा, हाँ हो गई जरूरी बातें। कांता ने तंजिया लहजे में कहा, और वो जरूरी बातें 2.25 घंटे तक होती रहीं। उसका लहजा लड़ाका बीवियों का सा था। मैंने कहा, ग्लोरिया तुम्हारे बारे में ही परेशान थी। वो तो ये कह रही थी कि हमारे जाने के बाद कांता की हिफाजत और देखभाल के लिए विजय को उसके पास छोड़ दिया जाए। कांता उठकर बैठ गई। क्या मतलब? क्या तुम मुझे यहीं छोड़ जाओगे? मैंने कहा, अगर तुम्हें साथ भी ले गए तो तुम्हारी अरबों डॉलर्स की जायदाद फिर तुम्हारा चाचा हजम कर लेगा। कांता चीख कर बोली, भाड़ में जाए जायदाद। मैं वो सारी जायदाद बेच दूंगी और उससे मिलने वाली रकम स्विट्जरलैंड या किसी और मुल्क के बैंक में जमा करवा दूंगी। मैंने कहा, मगर ये काम 2-4 दिन का तो नहीं है कांता बीबी, इसके लिए वक्त चाहिए। यहाँ गिने चुने लोगों के पास इतनी रकम होगी और वो जायदाद खरीदने पर राजी हों तो बात बन सकती है। मैं फौरी तौर पर यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तुम जानती हो कि दुनिया भर की सीक्रेट एजेंसियां शिकारी कुत्तों की तरह मेरे पीछे लगी हुई हैं। क्या तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से ताबूत में बंद होकर अपने मुल्क जाऊं? कांता ने एकदम मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और रूहानसी होकर बोली, फॉर गॉड सेक कामरान, ऐसी बदशगुनी की बातें मत करो। मैंने कहा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोली, जायदाद और पैसे पर लानत भेजो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने कहा, जज्बाती होकर मत सोचो कांता, तुम्हें अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो न सही, मगर मुझे तो है। मैंने सोचा था कि पैसा होगा तो हम दुनिया के किसी भी मुल्क में आराम और सुकून की जिंदगी बसर कर सकेंगे। मैं भाग भाग कर बहुत थक गया हूँ कांता। मैंने बिलाखिर तुरुप का पत्ता इस्तेमाल कर लिया। वो बोली, अगर तुम्हें दौलत की जरूरत है कामरान तो मेरी सारी दौलत तुम्हारी। मैं 3 दिन के अंदर अंदर औने पौने अपनी तमाम जायदाद बेच दूंगी। उस वक्त तक तो यहाँ रुक जाऊं। उसके लहजे में इल्तिजा थी। मैंने कहा, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कांता कि मेरी तलाश में कितने आदमी सरगर्म हैं। मैं अगर कल या परसों यहाँ से न निकला तो बेमौत मारा जाऊंगा। फिर मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि तुम अपनी जायदाद औने पौने बेचो। मैं विजय को तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा, वो सब कुछ संभाल लेगा। काम होते ही तुम फौरन मेरे पास चली आना। मैं तो खुद तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, मगर हालात ही ऐसे हैं कि इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। फिर मैंने कुछ सोचकर कहा, तुम सुबह सबसे पहले ये काम करो कि अपनी तमाम दौलत और जायदाद वाकई ट्रस्ट के नाम कर दो, ताकि अगर तुम्हारा चचाजाद इसकी तस्दीक करना चाहे तो मेरी कही हुई बात सच साबित हो। फिर वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की जरूरत भी नहीं करेगा। और डील के मुताबिक कल ही उसे रकम और बंगले की रजिस्ट्री के कागजात भिजवा दो। एक काम ये करो कि विजय को जायदाद की फरोख्त के लिए पावर ऑफ अटर्नी दे दो, वो ये काम आसानी से कर लेगा। कांता रोते हुए बोली, और तुम कब जा रहे हो? मैंने कहा, कांता प्लीज बदशगुनी की बातें मत करो। मैं हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा ना। काम होते ही तुम मेरे पास चली आना, बस अब मुस्कुरा दो। फिर मैंने हंसकर कहा, और अगर इजाजत हो तो मैं कुछ देर कमर सीधी कर लूं। बोली, तुमसे तो बहुत सी बातें करने को दिल चाह रहा है, मगर तुम थके हुए भी हो और सुबह बहुत से काम भी करने हैं, इसलिए आराम से सो जाओ। मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। वो मेरा सर दबाने लगी और फिर न जाने कब मुझे नींद आ गई।